हर्बर्ट स्पेंसर का ये विकासात्मक सुखपात का सिद्धांत डार्विन के विकासवाद के नियमों के ऊपर आधारित है। डार्विन ने जब अपना रिसर्च किया तो उनके सोशल इम्प्लीकेशंस भी हमारे सामने आते हैं। विज्ञान के जो भी नियम हैं उन सबको हम सोशल सोसाइटी के ऊपर लागू होता हुआ देखते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत जो डार्विन के जो विकासवाद के जो नियम थे, सबसे पहले के अंदर की संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो जो भी स्पीशीज होती है उन सब के अंदर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से और उसके बाद में हम देखते हैं कि संघर्ष के बाद के अंदर जो सामंजस्य स्थापित कर पाती है, जो प्रजाति सामंजस्य स्थापित कर पाती है, उसी का अस्तित्व होता है, बना रहता है। तो उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया। और उसके बाद में अडेप्टेशन की बात भी आती है यहाँ पर कि जो सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं जो प्रजातियाँ, उनका अस्तित्व बना रहता है। और इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो सबसे योग्यतम जाति होती है वही अपना अस्तित्व बना के रख पाती है। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि विकासात्मक जो सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो दिया था, उसका प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के या डार्विन ने जो विकासात्मक सिद्धांत दिया था उसका हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने नैतिक क्षेत्र के अंदर उसका प्रयोग किया है। किस प्रकार किया है हम देखते हैं। नीति शास्त्र के अंदर सबसे पहले जो समस्या हमारे सामने आती है कि हम नैतिक कर्म संपन्न क्यों करें, इसके पीछे हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। ये क्या होता है कि हम नैतिक कार्य संपन्न करें, क्योंकि जो भी सुखवादी सिद्धांत है वो इस अवधारणा पर आधारित है कि हम जो कार्य करते हैं वो सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। या तो हम सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो सुख हम स्वयं का सुख चाहते हैं, या फिर हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जहाँ हमारा सुख नहीं है वहाँ पर हम स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। स्वार्थ यानी स्वयं के लिए अर्थ का अर्जन करना। तो अब जब हम स्वयं के लिए अर्थ का अर्जन कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा कि हम परार्थ के लिए यानी अन्य व्यक्तियों के लिए कार्य क्यों करेंगे, या सर्वार्थ के लिए सभी के लिए हम कार्य क्यों करेंगे। क्योंकि स्वयं के लिए जो अर्थ अर्जित किया जाता है वो नैतिकता के क्षेत्र में नहीं आएगा। नैतिकता के दायरे में कब आएगा कि जब हम अन्य व्यक्तियों के लिए यानी परार्थ के लिए कार्य करें, या फिर सभी के हित के लिए यानी सर्वार्थ के लिए कार्य करें। तो इसके लिए ये बताया जाता है कि नैतिक जो मूल्य है उनका विकास किस प्रकार से होता है। तो नैतिक मूल्य या नैतिकता की जो चेतना की जो अवस्था है, वो चेतना का विकास किस प्रकार से होता है। तो हमारे अंदर हम सर्वप्रथम तो क्या करते हैं, हम अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हम नैतिक कर्म कब कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ दबाव होते हैं, चाहे वो राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है। तो इस प्रकार के दबाव होते हैं। तो इन दबावों से व्यक्ति नैतिक कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ कंपल्शन कर रहा है, उसके ऊपर कुछ बाध्यताएं हैं। उन बाध्यताओं के कारण ही वो नैतिक कर्म संपन्न कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो सत्य अर्थ के अंदर या ट्रूथ सेंस के अंदर हम इसको नैतिकता नहीं कहते। लेकिन हम जब इसमें व्यवहार के अंदर जब हमारे अंदर ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी हम लगातार किसी दबाव की वजह से भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें एक कर्तव्य चेतना धीरे धीरे अपने आप ही विकास हो जाता है इसका। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने समझाने का प्रयास है कि स्वयं के हित के लिए, स्वार्थ के लिए और परार्थ के लिए, इन दोनों में हमेशा क्या है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अब ये संघर्ष की स्थिति के बाद में क्या होता है कि फिर अडेप्टेशन की स्थिति आती है, यानी सामंजस्य की स्थिति, कि हम सिर्फ हमारे हित के लिए काम नहीं करेंगे, हम समाज के अन्य व्यक्तियों के हित के लिए भी हम कार्य करते हैं। तो उनमें आपस में हमारे जो मूल्य हैं उनमें सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। आपने देखा होगा कि या पढ़ा होगा आपने कि जैसे सती प्रथा है या फिर पर्दा सिस्टम है, ये सब हमारे आदिकाल के अंदर बहुत ज़्यादा इनको आदर्श के रूप में माना जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम इनको देखें तो हम ये पाते हैं कि इनको हम नैतिक आदर्श के रूप में इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि युवा जो पीढ़ी है वो इनसे बचना चाह रही है। तो हमारे जो विकास के जो मापदंड हैं वो भी परिवर्तित हो रहे हैं, और इसके साथ साथ समाज के जो मापदंड हैं, चाहे वो नैतिक मूल्य हैं,
उनमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये जो परिवर्तन है वो उसके मापदंड, विकासात्मक मापदंड से निश्चित रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन इनका विकास भी विकास के जो मापदंड हैं जिसको हम डार्विन के सिद्धांत के संदर्भ के अंदर देखते हैं, उनके साथ साथ इसमें भी हम प्रगति देखने को हमें मिलती है। तो जैसे हम उचित और अनुचित हैं, इनका हम निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, तो ये आंतरिक संबंध और बाह्य संबंध, इन दोनों में जब सामंजस्य स्थापित होता है तो हम इसको उचित और अनुचित की बात करेंगे। इसी के इस पैरामीटर के आधार पर, इस मापदंड के आधार के ऊपर हम उसका निर्धारण करेंगे कि हमारे आंतरिक संबंध किस प्रकार से हैं और हमारे बाह्य संबंध किस प्रकार के हैं। इन दोनों के अंदर एक बैलेंस एस्टेब्लिश होना चाहिए और उसी को हम उचित और अनुचित के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मरक्षण से संबंधित जो भी कार्य हमारे होते हैं, जिसमें हमारी स्वयं की रक्षा होती है, उसको हम शुभ मानते हैं, और जिससे आत्म विनाश की ओर हम पहुंचते हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि ये अशुभ है। इसी प्रकार से जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसको हम शुभ प्रत्यय या नैतिक या उचित प्रत्यय मानते हैं, और जिससे कष्ट हमें प्राप्त होता है उसको हम अनुचित प्रत्यय या अनैतिक प्रत्यय के रूप में या कार्य के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। तो जो भी सुखदायक व्यवहार हमारा होगा वो शुभ कहलाएगा, और जो कष्टदायक व्यवहार है हमारा वो क्या कहलाएगा, वो अशुभ कहलाएगा। अब बात आती है कि नैतिक चेतना का जो विकास होता है, उसमें प्रारंभ में तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दबाव होते हैं, उसमें बाध्यता होती है, लेकिन क्योंकि बाध्यता होती है और वो बाध्यता आंतरिक होने के बजाय बाह्य बाध्यता होती है, इसलिए वो अधिक स्थायी नहीं होती। स्थायी कब होगी, जब हमारा मन या हमारी आत्मा स्वयं हमें कहती है कि हमें नैतिक कर्म करने चाहिए। तो ये कब होगा कि जब हमारे अंदर कर्तव्य बोध की भावना स्थापित होगी, या हमारे अंदर कर्तव्य बोध स्थापित हो जाएगा, कर्तव्य चेतना स्थापित हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अपने आप नैतिक कर्म करना प्रारंभ कर देंगे। यानी स्वार्थ और परार्थ में जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो कर्तव्य भावना या हमारा हम जो कर्तव्य है वो हम स्वाभाविक रूप से उनको करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो इसी के आधार के ऊपर ये डिफरेंस भी आता है कि जो पूर्ण समाज होते हैं, यानी विकसित समाज जिसको हम कहते हैं, या विकसित नैतिकता जिसको कहा जा सकता है, वो उनमें आदेश किस प्रकार से होंगे, वहां पे निरपेक्ष आदेश होंगे, सभी के लिए एक ही प्रकार के नैतिक मूल्य होंगे, सबके ऊपर लागू किए जा सकते हैं, ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं। और जहाँ पर अपूर्ण समाज है, वहाँ पर सामंजस्य पूर्ण नहीं हो पाता है, वहाँ व्यक्तिपरक यानी सापेक्षिक नैतिकता और सापेक्षिक आदेश स्थापित किए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि विकास के सिद्धांत के अंदर ये आता है कि जो ज्यादा अधिक समय तक जो अपने आप को बचाए रख सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसे हम अधिक इवॉल्व मान लेते हैं, अधिक विकसित मान लेते हैं। तो क्या इसी प्रकार की अवधारणा नैतिकता के क्षेत्र में या नैतिक मूल्यों के संदर्भ में कि कही जा सकती है? तो ऐसा हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, और ऐसे मापदंडों को जो बायोलॉजिकल है, रूल्स जो हैं विकासवाद के, उसको हम जैविक मूल्यों को नैतिक मूल्यों पर हम पूरी तरह से इन मापदंडों को नहीं मान सकते, क्योंकि एक तो जैसे सपोज करेंगे किसी का जीवन दीर्घ है, लंबे समय तक दीर्घायु कोई व्यक्ति है, वो जी रहा है, लेकिन कष्टों से अगर वो युक्त है, तो उसको हम नैतिक जीवन के रूप में नहीं मान सकते, बल्कि जब हमारे कष्ट बढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो हम उन मूल्यों को नैतिकता के दायरे के अंतर्गत नहीं मान, आदर्श रूप के अंदर हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ स्पैन लंबा हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि समृद्ध जीवन हमारा होना चाहिए, वो ज्यादा शुभ या शुभत्व की ओर अग्रसर उसको हम मान सकते हैं। इसलिए जो स्पेंसर ने ये सिद्धांत दिए हैं हमारे नैतिकता के, विकासात्मक सुखवाद का सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं, या विकासवाद के जो सिद्धांत हैं उनको नीति शास्त्र पर किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पर्दा सिस्टम या सती प्रथा की हम जब बात करते हैं, तो ऐसे मूल्य समाज में परिवर्तित लगातार होते रहते हैं। समाज के साथ में जिनका एडेप्टेशन हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, वो मूल्य कायम रहते हैं, वो आगे भी चले आते हैं, निरंतरता के अंतर्गत हम उनको देख सकते हैं। लेकिन
जो समाज के साथ में, परिस्थितियों के साथ में एडजस्टमेंट यानी सामंजस्य जिन नैतिक मूल्यों का नहीं होता है, उनमें वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं या समाप्त की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये आज मैंने आपको संक्षिप्त के अंदर नैतिक हर्बर्ट स्पेंसर का नैतिक विकासवादी सिद्धांत बताया है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि मापदंड मूल रूप से क्या है, सुख की प्राप्ति है। जिन नैतिक मूल्यों के पालन करने से सुख प्राप्त होता है, उनको हम आदर्श नैतिक प्रत्यय के रूप में, आदर्श नैतिक व्यवहार के रूप में स्वीकार करते हैं। और जिनसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है या कष्ट हमें प्राप्त होता है जिस व्यवहार से, उसको हम अशुभ के रूप में